ये महंगाई जो बढ़ रही है, इसकी वजह दरअसल क्या है? देखिए, महंगाई बढ़ने की बुनियादी वजह यानी अमूमी तौर पर चीज़ों की कीमतों में इजाफा, ये इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कुछ तो ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे सालाना हम चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह में इजाफा हो, इसी तरह पैदावार करने वाला कोई भी सनतकार हो वो भी महसूस करता है कि मैं अगले साल जब अपनी चीज़ बेचूं तो थोड़ी सी बढ़ा के कीमत बेचूं ताकि मुझे मज़ा आए काम करने में। मज़ा आता है ना काम करने में, बंदा मोटिवेट हो। ठीक है, ये महंगाई की बुनियादी वजह है। अब ये कितनी होनी चाहिए? मेरे काफ़ी दफ़ा शागिर्द मुझसे पूछते हैं, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, मेरा ताल्लुक़ इल्म व तदरीस से है, मैं कहता हूँ भाई ये जो है ना बिल्कुल खाने में नमक की तरह है महंगाई, यानी ना हो तो खाना फीका, ज़्यादा हो जाए तो ज़ुबान को ना लगे, हाँ हस्बे ज़ायक़ा होना चाहिए। तो आज तक हमारे मुल्क में जो सरमायाकार 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में है, खुशहाल हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि महंगाई करके कीमतों को कवर कर सकते हैं अपना मुनाफा। और मुल्कों में इस तरह नहीं कर सकते भाई, और जगह पर इतनी मौज नहीं लगी हुई कि यहाँ कीमत बढ़ी वहाँ आवाम पर ट्रांसफ़र, यहाँ कीमत बढ़ी वहाँ आवाम पर ट्रांसफ़र। वहाँ पे हुकूमत ने जो है ना वो रखा होता है बड़ा डंडा, घी में डबो के, तेल में डबो के, अगर कोई ज़्यादा कीमत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो वो तेल में डबोए डंडा लेके उनको नहीं मारते हैं। आप देखो काम, देखो ना, ये सोच है पाकिस्तानियों की। बात ये है कि वो मारते फिर उनको, मतलब इन रियलिटी फिजिकली नहीं मारते, लेकिन उनको अलाउ नहीं करते। उनके मुल्क में ना मोनोपोली आपकी चल सकती है, अगर आप फ्री कंपटीशन को थ्रेट देते हो कार्टेलाइजेशन के ज़रिए तो भी आपकी नहीं चल सकती। ऐसे थोड़ी आपने मर्जी से कीमत बढ़, नहीं, वहाँ पे अगर आपने अपनी मुकामी कोई भी पैदावार है उसकी कीमत बढ़ाई तो वो कहते हैं ठीक है, जो इंपोर्ट करे वो खुशी से करे, कीमत में तवाज़ुन ना। वो ये पॉलिसी उनकी चल रही है। महंगाई उनके मुल्क में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, और ये ग्लोबल फिनोमेना है। सारी दुनिया के अंदर कीमतों में इजाफा हो गया है खाने पीने की अशिया की। अच्छा, ये हर 8-9 साल के बाद आता है। क्यों आता है? देखिए, पिछली दफ़ा ये आया था जरदारी साहब के दौर में। खाने पीने की अशिया यानी फूड इन्फ्लेशन जो है ना वो एकदम बढ़ जाती है बैनुल-अक़वामी सतह पर। हर बंदे को खाने पीने का मौका देते हैं वो लोग। देखो, गोरों ने अपना एक सिस्टम बनाया, हमारी तरह नहीं है अटकल पिच्चू जिसका लग गया तुक्का वो खा ले, नहीं, उनका सिस्टम है। हम ऐसे ही जहल झोला किस्म के टाइप के लोग हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, हाथ जोड़ के। मैंने आप लोगों को ड्राफ्ट साइन करके दिया था ना, मैंने आप लोगों को कहा था स्टैम्प पेपर पे मुझसे लिखवा लो कि 4 ममालिक दुनिया में कभी तरक्की नहीं करेंगे, कभी तरक्की नहीं करेंगे, हमेशा ख्वार होंगे। कौन कौन से? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। लोगों ने बोला यार श्रीलंका का नाम आपने क्यों लिया, श्रीलंका वाले तो बड़े अच्छे लोग हैं, देख लिया ख्वार वरे। मैंने आप लोगों को गारंटी 100% ये साइन करके देता हूं, ये 4 कौमें दुनिया में कभी तरक्की नहीं करेंगी। इनको आप कारून का खजाना दे दो, ये समुंदर में उठा के फेंक देंगे। इन 4 ममालिक को दुनिया में चलने का तरीका ही नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। प्रोग्राम इंडिया में भी देखा जाता है, बांग्लादेश में भी देखा जाता है, श्रीलंका में भी देखा जाता है। यह अकेला प्रोग्राम जो ईरान में भी देखा जाता है, अफगानिस्तान में भी देखा जाता है। लोग हैरान होते हैं, लेकिन अब क्यों, मैं रोक तो नहीं सकता किसी को देखने से भाई, जो मर्जी देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। अब जनाबे वाला, अभी मैं देख रहा था सुबह में, वो वॉइस ऑफ अमेरिका वालों ने एक बनाया, वो पैकेज बनाया था ऑनलाइन। उसमें उन्होंने बताया कि ये जो खुर्दनी तेल, खाने का तेल है, ये पाकिस्तानी जो डट के खाते हैं, चाहे कि कब तो कम करा रहे हो, असल तो इंपोर्ट ये है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है दुनिया में खुर्दनी तेल खाने वाले ममालिक में से। खिला दो हमें, बस खिला दो, पिला दो, हमसे जो काम है करवा लो, सुंघा भी दो तो भी हम काम कर लेते हैं। समझ जाओ बात को। तो हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब शेख उमर रेहान साहब, साबिक सरकाटी के। आपको वेलकम करता हूं सर शो में। थैंक यू वेरी मच अली भाई। सुबह में सोशल मीडिया पर यही जो मैं बता रहा था आपको, वॉइस ऑफ अमेरिका का एक पैकेज देखा मैंने, उसमें उमर रेहान साहब वो बता रहे हैं कि अरबा डॉलर का खुर्दनी तेल सालाना बुनियादों पर पाकिस्तान आता है, और उन्होंने स्टेट किया कि शायद पिछले साल 3 अरब डॉलर से का आया, इस दफ़ा शायद इंडोनेशिया ने बैन कर दिया अपने मुल्क से एक्सपोर्ट।
तो उसकी वजह से बैमी कीमतें मुतासिर हुई और यूक्रेन के साथ रूस की जंग की वजह से भी मुतासिर हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, नाउजुबिल्ला, जिस बंदे को पाकिस्तान में हाथ लगाएं, जिस सियासतदान को, पाकिस्तान वसाइल से माला माल, नाउजुबिल्ला, पाकिस्तान अजीम तरीन मुल्क, नाउजुबिल्ला, दुनिया की हर नेमत पाकिस्तान के पास मौजूद, एक खुर्दनी तेल आप अपने पास पाकिस्तान में नहीं पैदावार कर पा रहे सर। मतलब मैं तो टेंशन में आ जाता हूं। मतलब न्यूक्लियर रियासत एक बच्ची की उम्र नहीं पता कर पा रही, 2 महीने लगा दिए, एक बच्ची की उम्र नहीं पता कर पा रही, और साल गुजर गए, खुर्दनी तेल में जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रही। पहले तो मुझे ये समझाइए टेक्निकल मसला क्या है। जी, थैंक यू वेरी मच अली नासिर साहब। देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज से तकरीबन कोई 12-15 साल पहले हमारे मुल्क में जो लोकली जो ऑयल, सरसों और कॉटन सीड जो प्रोड्यूस होता था, वो तकरीबन सालाना 12 लाख टन जो है वो प्रोड्यूस होता था। और उस वक्त हमारे मुल्क की जो रिक्वायरमेंट थी वो तकरीबन कोई 35 से तकरीबन 27-28 लाख टन टोटल थी। तो एक अच्छी परसेंटेज हमें लोकली मिलती थी। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर कोई खास काम नहीं हुआ हमारे मुल्क के अंदर, तो लोकली जो पैदावार है हमारे मुल्क के अंदर, ये घट के तकरीबन 8 लाख टन पे आ गई। 8 लाख जी। इसको बढ़ना चाहिए था। बदकिस्मती से ये 8 लाख से घटकर तकरीबन 12 लाख से घटकर तकरीबन 8 लाख पे आ गई है। तो इसकी जो सबसे मेन रीजन यही है कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा जो है उसने इसके ऊपर काम नहीं किया, इसके ऊपर रिसर्चेज नहीं हुई। तो इवन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हम लोग अगर चाहें तो हम लोग जो है अपनी एटलीस्ट इसको अगले आने वाले 5 सालों में इसको 50-60% पे हमारी कंजम्पशन का तकरीबन 50% पे लेके आ सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि बुनियादी तौर पे ये जो पाम ऑयल है, ये पाम का दरख्त होता है जो खजूर के ख़ानदान से मिलता जुलता है, लंबे तने वाला दरख्त। इसकी खज्जी को निचोड़ के बनाते हैं, लेकिन तेल जो है वो बहुत सारे जो आप समझ लें कि नबातात हैं, पौधे हैं, फसलें हैं, इनके बीजों में से निकाला जा सकता है। कॉर्न ऑयल भी बिकता है, सनफ्लावर ऑयल भी बिकता है, और दीगर भी बहुत सारे, मूंगफली के तेल भी, पहले मूंगफली का तेल भी बहुत चलता था। जैतून का तेल तो खैर बहुत महंगा होता है लेकिन बड़ा मुबारक है, कुरान मजीद में भी जैतून का जिक्र है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, के मुकामी तौर पर और कोई सीड्स वगैरह डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं हो रहा जिनसे तेल हम निचोड़ के निकाल सकें, या पाम ट्री लगा लें पाकिस्तान में? देखें, अभी एक प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट ने तकरीबन आज से 12 साल पहले कुछ प्लांटेशन की थी पाम ऑयल की पाकिस्तान के अंदर, और मैं रिसेंटली वो प्लांटेशन देख के भी आया हूँ। इत्तेफाक की बात है कि मैं कल वो प्लांटेशन देख के आया हूँ जी। वो प्लांटेशन जो है वो कच्चे के इलाके में हुई है, ठट्ठा के पास। एक तो ये है कि इसमें सिर्फ एक गलती ये थी कि ये इसको कच्चे के इलाके में किया गया इस प्लांटेशन को। गवर्नमेंट को चाहिए था आज से 12 साल पहले कि इसको पक्के के इलाके में इस प्लांटेशन को किया जाता, ताकि जहां पर आपके पास लैंड अवेलेबल है, एक बड़ी लैंड अवेलेबल है, अगर ये एक्सपेरिमेंट वहां पे किया जाता तो आज हम लोग इस सिचुएशन में होते कि एक बड़ी, हम कोई 20-25 हज़ार एकड़ पे प्लांटेशन हम कर पाते। क्योंकि वो कच्चे के इलाके में हुई है, वहां पर कोई पता नहीं कभी भी सैलाब आ जाए, वो दरख्त जो है वो डूब जाएं, और जो अगर आपने वहां पे प्लांट्स लगाए हैं वो तबाह हो जाएं, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क जो है वो कोई भी नहीं लेगा। तो लेकिन एक चीज मुझे वहां पे बड़ी पॉजिटिव नजर आई है कि पाम ऑयल के फ्रूट्स मैंने वहां पे बंचेस देखे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे मुल्क के लिए। लेकिन इसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया जा रहा। वो वैसे का वैसे जो पड़ा है उसको कोई देख नहीं रहा, उस प्रोजेक्ट को। वो तकरीबन 25 एकड़ लैंड पे वो प्लांटेशन है। उसके अलावा इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया था, उसमें से उस बंच में से ऑयल निकालने के लिए, तो वो भी बंद पड़ा है। तो ये थोड़ा सा जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। तो लेकिन इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है
ये हम ग्रो कर सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पर प्राइवेट भी एक दो बंदों ने प्लांटेशंस की हुई हैं जी। अब उसका रिजल्ट अगले आने वाले 2-3 सालों में आएगा। तो अगले आने वाले जो वो पक्के के इलाके में, तो अगले 2-3 सालों में जब उसका रिजल्ट आएगा तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो है हम ये इसको ग्रो कर सकते हैं। यानी इतने पोटेंशियल वाला मुल्क है, लेकिन इन रियलिटी बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार डिलीवर करना। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन स्टेक होल्डर रियल जो है बिजनेसमैन हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी होता है। शेख उमर रेहान साहब, आपके ख्याल से पाकिस्तान की, मैं ये तो नहीं कहूँगा सेकंड बिगेस्ट इंपोर्ट, क्योंकि इसके आपको पता होगा अंडर इनवाइसिंग भी मैंने सुना है इसकी बहुत होती है, फॉल्स इनवाइसिंग भी होती है और करेक्ट इनवाइसिंग भी नहीं हुई होती, तो हमें पता नहीं लगता। शायद जो फिगर कोट किया गया पाकिस्तान की एडिबल ऑयल इंपोर्ट का, ये इससे कहीं ज़्यादा हो, क्योंकि ये तो हमें मलेशिया और इंडोनेशिया से ही सही नंबर्स पता लगते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को कितना भेजा। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जो कोटेड फिगर है उससे ज़्यादा पाकिस्तान एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हुकूमत को इस बारे में एक पॉलिसी बोर्ड नहीं बनाना चाहिए, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो नहीं है जिसका हमें इल्म ना हो? और एडिबल ऑयल के ऊपर देखें, दुनिया भर के अंदर अगर हम तीसरे नंबर के इंपोर्टर हैं, तो सर मलेशिया एक्सपोर्टर है, उसने अपना बोर्ड बनाया हुआ, हमने अपना बोर्ड नहीं बनाया हुआ, उसमें शायद बिजनेसमैनों को नहीं रखा हुआ, या अगर बनाया है तो मुझे पता नहीं। आप ज़रा मुझे तफसीली बताएं, इस बारे में कोई पॉलिसी मौजूद है, कोई बोर्ड बना हुआ है, कोई तरीकाकार है, क्या है? जी अली भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पाम ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर अंडर इनवाइसिंग नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि डेली रोटर्स पे प्राइसेस आती हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि इस पे अंडर इनवाइसिंग हो सके। दूसरी बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना है आज तक पाम ऑयल और यहाँ एडिबल ऑयल के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनी जी। तो हमने गवर्नमेंट को कई दफा ये पैगाम भेजा कि आप इसके ऊपर पॉलिसी बनाएं और उसके ऊपर काम करें, लेकिन उस पर कोई काम आज तक नहीं हो सका। दूसरी बात यह है कि हमें इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, और अली साहब तकरीबन मैं आपको बता दूं कि अगले आने वाले 20 साल के बाद आपको दुनिया से कहीं से भी खुराक नहीं मिलेगी। दुनिया में खुराक का बुरान पैदा होगा, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। और जैसे आपने ये देखा कि अभी इंडोनेशिया ने आज से तकरीबन 2 माह पहले जो है वो बैन लगा दिया था, जो कि दुनिया का पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। क्योंकि उनके अपने मुल्क के अंदर पाम ऑयल की कीमत बढ़ गई थी एडिबल ऑयल की, तो उन्होंने इसको बैन लगाया ताकि अपने मुल्क के अंदर इसकी कीमत को ठीक कर सकें। तो जिसकी वजह से हमें जो है वो बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ा। हमारे मिनिस्टरों की भी दौड़ें लग गई यहाँ से। जी मेरे ख्याल बीच में राब्ता दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, आवाज़ उनकी मेरे पास नहीं आ रही। हम राब्ता करते हैं दोबारा से शेख उमर रेहान साहब के साथ, उनकी बात मुकम्मल करवाते हैं। देखिए असल में बात यह है कि मेरा ऐसा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों के ऊपर कभी कभार तवज्जो नहीं दी जाती। वजह नामालूम नहीं है, नीयत एक्चुअली ख़राब होती है हमारे यहाँ, पता हमें सब होता है। हम यकीन करें, मैं अभी आ रहा था ऑफिस की तरफ तो मैंने देखा रास्ते में एक गाड़ी लग गई रोड पे। यकीन करें अवाम पागलों की तरह एक गाड़ी लगी हुई उसको देख रहे हैं। मैंने कहा बड़ी नायाब बात है, पहली दफ़ा कोई गाड़ी लगी है जो लोग देख रहे हैं। तो पता हमारे मुल्क में सब है, सरकारी अफसरान को भी पता है, सियासतदानों को भी पता है, नीयत जो है ना वो क्लियर नहीं होती। माजरत शेख उमर रेहान साहब, आपके साथ राब्ता टूट गया था, दोबारा से आप आपको दोहरा लें। जी 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 शेख उमर रेहान साहब। जी कि आने वाले टाइम में हमें दुनिया में खुराक का बुरान पैदा होगा और हमें कहीं से खुराक नहीं मिलेगी जी। तो हमें इसकी प्लानिंग अभी से करनी चाहिए। हमें एग्रीकल्चर में अपने आप को खुद कफील करना है। हमें पाम ऑयल या इसका अल्टरनेट सनफ्लावर सीड हमें डेवलप करना है। हम लोग जो है सरसों पे काम कर सकते हैं जिसकी पोटेंशियल है। और सिंध की जो कोस्टल बेल्ट, सिंध और बलोचिस्तान की, ये बहुत फर्टाइल है सनफ्लावर के लिए। तो अगर हम इस पे काम करें, क्योंकि ये बहुत कम पानी में भी ग्रो कर जाता है। यहाँ थोड़ा सा एक जो मैं समझता हूँ कि क्योंकि आज तक हम कोई प्रॉपर सीड डेवलप नहीं कर सके जो ज्यादा से ज्यादा यील्ड दे। तकरीबन 10 से 12
मन पर एकड़ जो है इस वक्त जो सनफ्लावर सीड जो हमारे फार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मिलता है, जबकि दुनिया में इसका स्टैंडर्ड जो है कई मुल्कों में तकरीबन 25 से 30 मन पर एकड़ जो है जो फार्मर सीड लेता है इससे। तो हमें इसको भी इम्प्रूव करना है, हमें सीड ऐसा डेवलप करना है जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सके। तो इस तरह के ऐसी रिसर्चेज हमें चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए कि जो यील्ड जो है वो बढ़ाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदावार मिले। तो इसके ऊपर काम हो सकता है। दूसरा ये है कि प्राइवेट सेक्टर को जब तक गवर्नमेंट एंगेज नहीं करेगी एग्रीकल्चर में, तब तक मैं समझता हूँ कि कोई खास इस पे पेशरफ्त नहीं हो सकती। तो अब जैसे कि अब पिछले दिनों जो हमारे सिंध के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसमें काफी इंटरेस्ट लिया है, मैं समझता हूँ कि वो इस पे काम करना भी चाहते हैं, तो उनसे मेरी बात भी हुई है। तो हो सकता है कि चीजें शुरू हो जाएं। अब जैसे मैंने ये भी सुना है कि एहसन इकबाल साहब ने भी लास्ट वीक कोई मीटिंग की है इसके ऊपर, तो शायद गवर्नमेंट जो है उसको इसकी संगीनी का पता चल जाए इस मामले की और इस पे काम शुरू हो जाए। अभी भी मैं समझता हूँ देर नहीं हुई, हम लोग इसको जो है लोकली एटलीस्ट अगले आने वाले 5 से 10 सालों में अगर हम 50 से 60% भी ले आए तो मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी होगी। ये बड़ी एक मेजर अचीवमेंट होगी अगर हम इस पॉइंट तक ले आए अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि चाय एक कप कम पी लो, तो फिर तेल के ऊपर तवज्जो नहीं है। सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि इंपोर्ट वाइज चाय में तो खैर हमारा कोई सानी नहीं है, पर फिर भी कौम पूरी सोई हुई है हमारी। वैसे कहते हैं कि चाय हमने इसलिए पीनी होती है ताकि हमें जाग लगे, लेकिन हम ऐसे सो रहे होते हैं जैसे वो पता नहीं कौन सा वो, खैर वो मिसाल यहाँ देना अच्छी नहीं है। लेकिन तेल की कंजम्पशन भी पर हाउस होल्ड बहुत ज़्यादा है सर पाकिस्तान में। तो ऐसे लग रहा है कि चाय हमने कम कर दी है पीना, हम तेल पीना शुरू हो गए। मतलब इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के पर हाउस होल्ड कितना हम तेल यूटिलाइज कर रहे हैं। देखिए तकरीबन पर कैपिटा कंजम्पशन जो पाकिस्तान में है वो तकरीबन 18 किलो है, तो ये कोई इतनी ज्यादा नहीं है। कई यूरोपियन कंट्रीज में इससे ज्यादा कंजम्पशन है जी। इवन टर्की में पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो 30 किलो है, वो हमसे ज्यादा तेल खाते हैं जी जी। तो कई में जो है अमेरिका में 32 किलो है, तो हमारे मुल्क में तो अभी लोग जो है वो तेल कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये परसेप्शन सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात ये है कि ये इस पे काम होना है और इस पे काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को आगे लाए, इंसेंटिव्स दे और वो इसको एग्रीकल्चर साइड पे जो है वो मोटिवेट करके ले जाए, तो हम इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। बड़ी अहम बात आपने की है और यहाँ पर तवज्जो तलब बात भी यही है। अच्छा, यहाँ पर पहले बात हो रही थी कि इस बारे में अगर कोई बाकायदा पॉलिसी बोर्ड बना लिया जाए, उसमें ताजिर सनतकारों को ऑन बोर्ड ले लिया जाए, तो उस पर थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी अगर ये इम्पोर्ट है, इतना बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान में, क्योंकि इसका ज़ाहिरी बात है यहाँ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मादनी तेल की रिफाइनिंग नहीं होती, बल्कि ये जो आता है तेल, इसके ऊपर भी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। तो इन सब को ऑन बोर्ड लिया जाता है, आप लोगों को बुलाया जाता है जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है टैरिफ रिलेटेड? बिल्कुल नहीं बुलाया जाता, कभी मशवरा भी नहीं किया जाता, इनपुट भी नहीं ली जाती। तो यही तो प्रॉब्लम है, चीज़ें जो है वो ठीक इसी वजह से नहीं हो पाती कि मैं तो समझता हूँ कि इसके ऊपर एक मुकम्मल तौर पे एडिबल ऑयल की एक पूरी एक इस पे बोर्ड बनाना चाहिए, एक मिनिस्ट्री बनानी चाहिए इसके ऊपर, जो कि खाली एडिबल ऑयल को देखे। तो इस लेवल तक इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि देखें तकरीबन 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट है हमारी एडिबल ऑयल की, ये कुछ छोटा नहीं है। लेकिन मैं वैसे ही आपके सामने एक बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ। एक कौम कितनी जाहिल होगी जो एक इतने कॉमन यूज़ का एक प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, जो रोज़ अपने मुल्क में यूटिलाइज कर रही है, उसकी मतलब जहलियत का आलम क्या होगा कि वो मतलब इस बारे में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने देखा कोई रिसर्च नहीं हो रही इतनी ज़्यादा, शायद हो रही हो, मेरी नज़र से ना गुजरी हो, कहीं मैं कोई चीज़ नहीं देख रहा, मतलब और चीज़ों के ऊपर इतनी रिसर्च होती है लेकिन इन चीज़ों पर नहीं हो रही। यानी दुआ ज़हरा की उम्र नहीं पता लगी, ये पागल हुई हुई है कौम। और तेल मादनी हो या खुर्दनी हो, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट मुल्क के अंदर ज़्यादा, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो ये मैं कभी कभार माजरत के साथ थोड़ी सख्त बात कर देता हूँ, मैं ऐसी कौम की जाहिलियत को सलाम करता हूँ, यकीन करें, कि जो दुआ ज़हरा की उम्र के ऊपर पागल हो रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि खाने को अगले वक्त क्या मिलेगा, या जो वो खा रहे हैं उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या टेक्नोलॉजी है। जी
देखें, मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी किरदार अदा करना है इसमें, सर क्योंकि हमने हम सारा दिन जब टीवी ऑन कर लें तो फिर आपके सामने क्या क्या इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अब अगर मीडिया, जैसे आपका प्रोग्राम आज हो रहा है, इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम होते हैं जिसमें जो है वो अवेयरनेस दी जाए, आइडेंटिफिकेशन हो इशू की, तो इस तरह के प्रोग्राम जो है बड़े कम देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरह, मैं समझता हूँ कि सारे चैनल्स को चाहिए कि वो इस तरह के प्रोग्राम करें ताकि अवेयरनेस हो, गवर्नमेंट के ऐवानों में जो है वो ये बात पहुंचे और इसके ऊपर फिर काम होना शुरू हो। सर वो हुकूमत के ऐवानों में जो लोग बैठे हैं ना, वो तो क्यों खाते हैं ना, वो कहते हैं हमने तो क्यों खाना, क्यों, तो वो पिछो मरब्बो तो हम ना क्यों, फिर उनको इतनी परवाह नहीं है, वो तो कुकिंग ऑयल ही नहीं पी खाते। बल्कि एक खास सियासतदान है जो कहते हैं मैं जब तक जो है ना वो खालिस क्यों नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो सर ये तो हमारे यहाँ आलम है, तो आप मुझे बताएं फिर उनको कुकिंग ऑयल की तरफ क्या तवज्जो होगी? देखें अली भाई, मैं अभी भी इतना जो है वो नेगेटिव नहीं सोचता। ठीक है, कुछ रिसर्चेस हो रही हैं, मेरे नॉलेज में है, जो एक दो सिंध की यूनिवर्सिटीज जो हैं जी इस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने, मुझे पता चला है कि सिंध की एक एग्रीकल्चर नहीं, लेकिन मुझे ये आप बताओ ना कि भंग से पतलूने बनाने का तरीका ये निकाल रहे हैं कि भंग के पत्तों से हम पतलूने कैसे बनाएंगे ताकि पहन के भी नशा चढ़े थोड़ा। तो आप मतलब जो खाने वाली चीज है, जो पूरा दिन आप कह रहे हैं ये 18 किलो पर कैपिटा कंजम्पशन है इनकी, उसके ऊपर इनको तवज्जो नहीं है। ये नई नई चीजें निकाल रहे हैं, पानी से कह रहे हैं हम गाड़ी चलाएंगे, भंग से पतलूने बनाएंगे। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये मतलब इसके ऊपर काम करना चाहिए ना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को, मेरा ऐसा ख्याल है, आई डोंट नो। बिल्कुल करना चाहिए। और देखें, दूसरी बात ये है अली भाई, जैसे अब आपके सामने पिछला साल गुजरा है, तकरीबन मोर देन $40 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अभी इन्होंने एसेंशियल आइटम्स, कुछ ऐसी आइटम्स जो हैं जो नॉन एसेंशियल थी, उस जो लग्जरी आइटम्स थी, उसको इन्होंने बैन भी किया है। ये काम हमें 10 साल पहले करना चाहिए था। अगर हम 10 साल पहले करते तो आज हम ये सिचुएशन में ना होते। हमें तो हर साल तकरीबन 10 से 15 अरब डॉलर कमाना है। लेकिन अब मैं इनको थोड़े दूसरे मौजू के ऊपर लेकर आऊँगा, पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक इनसे गुफ्तगू करूँगा। बात कुछ ऐसी है शेख उमर यान साहब के, आपको याद होगा 1 या 2 प्रोग्राम पहले भी हमने इस मौजू पर बात की थी कि हुशरबा महंगाई जो है ये मुल्क के बड़े, जो मैं कहूँगा, मुफादात के ख़िलाफ़ जा रही है, आवाम के मुफादात के ख़िलाफ़ जा रही है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट नहीं आया, आपको पता है ये वेव्स में इम्पैक्ट आएगा। इसका इम्पैक्ट जब आएगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन उसको फेस करेगा। उसकी वजह ये होती है कि देखें, लेबर के जू कॉस्ट बढ़ेगी तो वो इम्पैक्ट बिजनेसमैन लेगा, ट्रेडर लेगा, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। एनर्जी प्राइसेस अगर बढ़ेंगी जैसे अभी बढ़ी हैं, उसका इम्पैक्ट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आना शुरू होता है। टैरिफ्स बढ़ते हैं, फिर टैरिफ्स एडजस्टमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका इम्पैक्ट भी ट्रेडर और बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट लेगा। मेन बात यह कि ये इन्फ्लेशन जो है ये गरीब को सिर्फ नहीं हिट करेगी, ये तो मेन स्ट्रीम में जाके हिट करेगी, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। इस मुतालिक कौन बात करेगा, किससे बात होगी, ये भी हमें बताएं। देखिए अली साहब, इसमें जो सबसे मैं समझता हूँ कि परेशानी वाली बात ये है कि जो भी पेट्रोल बढ़ता है, बिजली, गैस, इनकी जो प्राइसें बढ़ती हैं, ये एट द एंड तो कंज्यूमर के ऊपर ही सारा बोझ जाता है इसका। इवन ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं वो पिछले 1-1.5 महीने में 50% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये जाहिर है कि एंड कंज्यूमर के ऊपर ही सारा बोझ जाता है। इसमें जो सबसे परेशानी वाली बात जो देखने में हमारे लिए आ रही है वो ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर हमारा जो है वो इतनी ज़्यादा जो हाई प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस अगर देता है तो वो इंटरनेशनल मंडियों से आउट होने का डर है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी सिर्फ इस वक्त जो हमारा मुल्क चल रहा है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के ऊपर, तो अगर ये इनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर इनकी हमारे जो कॉम्पिटिटर कंट्रीज हैं जैसे जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और उसके अलावा चाइना, तो ये इनसे अगर हम लोग ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे तो डेफिनेटली इसका इम्पेक्ट ये आएगा कि हमें ऑर्डर नहीं मिलेंगे और हमारा ये सेक्टर भी जो अकेला सेक्टर जो है जो मुल्क चला रहा है
इसको भी बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचेगा। तो ये जो सबसे जो इस परेशानी वाली बात है वो ये है कि हम IMF से ये $1.5-2 अरब लेने के चक्कर में, अपने आप को उनके साथ मामला ठीक करने के चक्कर में जो हम अपनी ये एक बहुत बड़ा अगर नुकसान कर बैठे तो ये चाहे फिर पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इसको वापस ठीक करने में। तो ये परेशानी की बात है। बाकी इन्फ्लेशन ठीक है, दुनिया में भी बढ़ रही है, इवन अमेरिका में भी इस वक्त जो है इन्फ्लेशन जो है, मैं तकरीबन लास्ट मंथ उधर ही था, वहाँ पे भी बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ पर महंगाई जो है वो बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत वहाँ पे भी स्काई हाई चली गई है। इस तरह के मामला, इवन फूड वहाँ पे भी बहुत महंगा हो चुका है। लेकिन उन लोगों की, क्योंकि वो लोग सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो इनकम है उस हिसाब से वहाँ पे है कि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो अमीर मुल्क हैं, उनकी आवाम भी अमीर है। तो हमारा मुल्क जो है एक तो गरीब है, हमारी आवाम भी गरीब है। तो अभी भी आपके सामने बड़ी मुश्किल से कोई ये 25,000 मिनिमम वेजेस इन्होंने अभी किए हैं जो है, तो 25,000 देखें, अगर मैं बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट सोचूं तो मैं तो इसकी मुखालफत करूंगा, लेकिन अगर मैं बीइंग अ ह्यूमन सोचूं तो वाकई 25,000 में आजकल के दौर में गुजारा करना जो है बहुत ही मुश्किल एक काम आता। तो ये चैलेंजेस हमारे बहुत ही अहम बात है जो आप कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास आज वक्त मुख्तसर है। आगे आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू के ऊपर और दीगर मौजूआत पे आपके साथ होगी। नाज़रीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।